आईएसबीटी देहरादून में नाबालिग बालिका के साथ हुई दुष्कर्म की घटना में प्रकाश में आए पांचों अभियुक्तों को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया था, जिनसे विस्तृत पूछताछ में उनके द्वारा नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म किया जाना प्रकाश में आया, जिस पर पुलिस द्वारा पांचों अभियुक्तों धर्मेंद्र कुमार, देवेंद्र, रवि कुमार, राजपाल, राजेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है। घटना में प्रयुक्त उत्तराखंड परिवहन निगम की बस संख्या UK 07PA 5299 को कब्जे में लेकर फॉरेंसिक टीम द्वारा जांच कर बस से एविडेंस एकत्रित किए गए। पूछताछ में अभियुक्त देवेंद्र द्वारा बताया गया कि उक्त पीड़िता बालिका उसे दिल्ली कश्मीरी गेट स्टेशन पर मिली थी, जो उससे पंजाब जाने वाली बस के बारे में जानकारी ले रही थी। अभियुक्त उक्त बालिका को अपने साथ देहरादून चलने तथा वहां से पौंटा होते हुए पंजाब भेजने की बात बताते हुए उसे देहरादून लेकर आया, जहां रात्रि में बस से सभी सवारियों के उतरने के बाद अभियुक्त द्वारा बस ड्राइवर धर्मेंद्र के साथ मिलकर उक्त नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म किया गया। तत्पश्चात आसपास खड़ी अन्य बसों के चालकों राजपाल राणा व रवि कुमार को इस संबंध में पता चलने पर उनके द्वारा भी नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म किया गया। घटना के बाद बस कंडक्टर देवेंद्र द्वारा कैश काउंटर में पैसा जमा कराने के दौरान उक्त नाबालिग के विषय में कैशियर राजेश सोनकर को बताया गया, जिसके द्वारा भी उक्त नाबालिग बालिका के साथ बस में दुष्कर्म किया गया। ये सभी लोग यहीं के रहने वाले हैं। इसमें दो तो ये माजरा पटेल नगर में रहते हैं, बाकी एक का घर बुग्गावाला साइड में है और भगवानपुर के बीच में गांव है। तो ऑलमोस्ट ये भगवानपुर, बुग्गावाला, माजरा और यहीं के रहने वाले लोग हैं। बस गई है सर? हाँ, ये अनुबंधित बसें हैं जो अनुबंधित रहती हैं और उसको रोड उत्तराखंड से। सर, अभी मामला अगर दर्ज किया गया है तो उसमें क्या क्या इनको गिरफ्तार किया, उन्होंने क्या बताया? इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, मेडिकल उनका हुआ है, क्या वो शराब का सेवन उन्होंने किया हुआ था या नॉर्मल में? देखिए, ये घटना मैंने बताया ना, घटना 13 तारीख की है और आज हो गई 18 तारीख। तो किसी ने शराब अगर पी भी होगी 13 तारीख को तो नॉर्मली सी बात है कि वो इस अभी किसी टेस्ट पे नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी हम सारे मेडिकल कराते हैं अक्यूज्ड के, तो इस एंगल का भी मेडिकल हम जरूर कराएंगे। और इसमें कंडक्टर है और उसमें एक क्लीनर है और इसके अलावा एक कैशियर। नेचुरली अब हिरासत में ले लिया, उससे पूछताछ करके अब फॉर्मल जो गिरफ्तारी हमारा प्रोसेस है वो कर दिया। मेडिकल रिपोर्ट में क्या रहा है अब तक जो मेडिकल? देखिए, अभी इसको जो मेडिकल रिपोर्ट जो रात को हमने जो पहले इन्होंने जो नॉर्मल मेडिकल कराया था, चूंकि लड़की द्वारा कहीं कोई बात ऐसी नहीं बताई गई थी, तो जो CWC में जब जाते हैं, बाल निकेतन में जाते हैं, तो नॉर्मल मेडिकल होता है। अगर कोई बात बताता है उसके साथ कोई ऐसी गलत चीज़ हुई है तो उसके हिसाब से मेडिकल इंटरनल एग्जामिनेशन होता है। तो नॉर्मल मेडिकल हुआ था, वो नॉर्मल था। अभी भी जो रात को मेडिकल कराया उसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई, लेकिन ऑलमोस्ट ऐसी कोई बात नहीं बताई गई डॉक्टर द्वारा, चूंकि वो नॉर्मल ही बताया गया। लेकिन जब तक रिपोर्ट आ जाती है तो उसके बाद ही हम उस पर कुछ आगे बता पाएंगे। एड्रेस वेरीफाई हो गया क्या? किसका? हाँ, अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात ये थी कि सुबह जब मॉर्निंग में मैं स्वयं गया और अपने साथ अपनी खुद एक टीम भी ले गया उसके साथ, इसलिए कि थोड़ा सा और जानकारी बच्चे से कर ली जाए। 2-2.5 घंटे में पूछने के बाद उसका एक गांव बता रही थी अपना नाम, कि एक गांव के पास का नाम बताया। उस थाने पे भी हमने संपर्क किया, कोई गुमशुदगी वहाँ है कि नहीं है, तो वहाँ इस तरह कोई गुमशुदगी नहीं थी। लेकिन एक जगह उसने एक मार्केट का नाम बातचीत में बता दिया, और वो मार्केट जिस जगह पड़ती थी अभी मैं डिटेल आपको शेयर कर दूंगा। तो वहाँ से पता करने के बाद वहाँ के जब प्रधान से बात की गई, चूँकि गाँव के लोग ज़्यादा जानते हैं, तो प्रधान द्वारा बताया गया फोटो देखकर कि लड़की को वो जानते हैं, उसके परिवार के बारे में जानते हैं, उनके माता पिता जिंदा हैं और यहीं पर हैं। और प्रधान द्वारा बताया गया कि वो निरंतर बीच बीच में लड़की चली जाती है और 7 बार करीब उसका कहना है कि मैं खुद अलग अलग जगह से उसको लेके आया हूँ। और उनके पिताजी से भी बात हो गई, वो लोग अभी वहाँ से चल दिए और यहाँ मेरे ख्याल से देर शाम तक पहुँच जाएंगे। कौन सी जगह ये बलात्कार कर दे रहे हैं वहाँ पर? आईएसबीटी में अगर देखा जाए तो जितने भी कर्मचारी मिलते हैं 99% शराब के नशे में या अन्य चीज़ों में लिप्त पाए जाते हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी सवाल उठ रहा है। देखिए, 2 चीज़ें हैं। ये जो जिस तरह की घटना है, ये विकृत मानसिकता की घटना है। ये कोई आम आदमी ऐसी घटना नहीं करता है। आम आदमी इसलिए नहीं कर पाता कि उसे सब चीज़ पता है कि वो कानून के दायरे में ये गलत है। लेकिन जब विकृत मानसिकता के जो व्यक्ति होते हैं तो नेचुरल सी बात है, ऐसी घटनाक्रम हो जाते हैं। अब इस विकृत मानसिकता को आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से जानते हुए भी आप चाहे सरकारी नौकरी में हो चाहे प्राइवेट नौकरी में हो, आप जानते हुए कि गलत कार्य कर रहे हैं, तब भी ऐसे कार्य कर दिया, तो ऐसी मानसिकता
कारण है, तभी ये अपराध की धाराएं बनी हुई हैं और अपराधियों को सख्त सख्त 10 साल की सज़ा, 20 साल की सज़ा, आजीवन कारावास मिलता है। तो नेचुरल सी बात है, कानून के दायरे में आएगा। आपकी बात का जो क्वेश्चन है वो सही है कि इस तरह की घटनाएं हो जा रही है, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ कि जब खुद ही इतनी सारी बसेस आ रही वहाँ वो पार्किंग में लगी रहती हैं, तो हर गाड़ी को हर समय एक जाकर चेक करना इतना पुलिस के लिए पॉसिबल नहीं है कि हर समय उसको चेक किया जाए। लेकिन जिस तरह से आप देखते हैं कि घटनाओं का अनावरण जैसे पता चलता है, उसको गंभीरता से लेने के बाद तत्काल उस पर जितनी भी कार्रवाई हमारी बनती है वो कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात है कि 3 दिन तक की काउंसलिंग में बात नहीं निकल पाई उसके पेरेंट्स की कहाँ की रहने वाली है, लेकिन जैसे पुलिस के संज्ञान में है तो लगातार इस चीज़ को धीरे धीरे काउंसलिंग करके प्यार से समझ के और घर के पेरेंट्स तक पुलिस मतलब 24 घंटे के अंदर वहाँ तक ट्रेस करके उनको मेरे ख्याल से वो पहुँच भी आज जाएंगे। सुबह आप पहुंचे थे आईएसबीटी और के लिए सुरक्षित है क्या? वहाँ पे जो आपने पूछताछ के दौरान या अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पाया कि वो सेफ है, मतलब क्या देखिए चल रहे हैं कि एकदम 100% ये मैं इस चीज़ को अच्छा इसलिए मानता हूँ कि वो गार्ड जो वहाँ ड्यूटी पे था उसी की अलर्टनेस थी कि उसने 1098 पर इन्फॉर्म किया। अगर वो गार्ड वहाँ इन्फॉर्मेशन नहीं देता तो चूँकि वो लड़की बस से, जैसा भी पता चला, वो पटियाला की बस से जाने वाली थी और इसीलिए वहाँ पर वेट कर रही थी। तो गार्ड की नज़र पड़ना वहाँ पर एक अच्छी बात थी, उनके द्वारा 1098 पे बताया गया। सारे कैमरे चल रहे थे, करीब करीब हमारे पास सारी फुटेजेस आ गई है शुरू से लेकर अंत तक, जिसमें जो विक्टिम है उसका मूवमेंट हो, चाहे ये संदिग्ध व्यक्ति उनका मूवमेंट हो, बच्ची जो घटना के बाद जहाँ बैठी रही वहाँ क्या बात चल रही थी, दुकानदार का पता चल गया, उसके द्वारा भी हमने बयान ले लिए। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो सीसीटीवी कवरेज का एक बहुत बड़ा इसमें बेनिफिट है। सेकंड चीज़ आपने जो पूछा कि लोग सुरक्षित है कि नहीं, एक अगर आप देखेंगे जो आईएसबीटी हमारा अब आज की तारीख में टूरिस्ट प्लेस है, साथ ही साथ इतने लोग यहाँ पर आते हैं, तो मैं मानता हूँ कि 20 से 40 हज़ार लोग यहाँ पर डेली आते और जाते हैं यहाँ पर, और 20 से 40 हज़ार मेरे ख्याल से 200-250 बसों का आवागमन भी सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, और गाड़ियाँ जाती हैं वहाँ से डेली। तो इतने बड़ा जब हैवी ट्रैफिक होता है तो हर आदमी पर नज़र रखना कि कौन आदमी क्या कर रहा है और कहाँ क्या एक्टिविटी कर रहा है, थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन चूंकि घटना प्रकाश में आई है तो देखा सिस्टम तो ठीक है, वहाँ सीसीटीवी भी है, गार्ड भी अलर्ट है, 1098 के जो दायित्व उन्होंने पूरा किया। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो सस्पेक्ट को जब उन्होंने देखा इस तरह बैठे हुए वहाँ पर एक बालिका को देखा, तो नेचुरल सी बात है जो कार्रवाई थी, इससे पहले भी उन्होंने बहुत सारे बच्चों को जो घरों से चले आते नाराज होकर रेस्क्यू किया और उनके घरों तक पहुँचाया। तो मुझे लगता है कि सिस्टम कहीं ना कहीं अगर फेल हो जाता तो ये घटना डेली ऐसी होती, तो कहीं ना कहीं सिस्टम काम कर रहा है तभी ये है। एक मन से प्लान करके ये घटना हुई है या अलग अलग समय में? ये भी बता देता हूँ कि इसमें जो ड्राइवर है वो कश्मीरी गेट पर उसकी गाड़ी खड़ी थी, ये बालिका उसको वहाँ मिली और इस बालिका ने कहा कि इसको पटियाला, या जो बात उसने इसको बताई, तो उसने कहा कि तुम देहरादून हमारी बस जा रही है, तो यहाँ चलना है, तो वो उस पर बस पे बैठ कर आ गई। तो वहाँ कोई 5 आदमी एक साथ नहीं थे, चूँकि वो ड्राइवर और कंडक्टर एक अलग बस में थे। जो और 3 अक्यूज्ड हैं वो अलग हैं, तो इट मीन्स कि एक कोई प्लानिंग इसमें नहीं थी कि ऐसी कोई बात है, क्योंकि वो बस से वहाँ 5 घंटे बाद यहाँ पर आए। इस प्लानिंग के बाद इसकी नीयत जैसा होता है कि आदमी, मैंने कहा विकृत मानसिकता है, और देखा कि बच्ची उसके उसमें आ गई है, मतलब उसके कॉन्फिडेंस में आ गई है और बहुत मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो उसका फ़ायदा उठाकर उसने इस गलत काम को किया। नेचुरल सी बात है, उसके साथ उसका साथी जो कंडक्टर है जो है उसको भी पता था बस के अंदर, तो उसके द्वारा भी ये कृत्य को किया गया। बाद में जैसा उसका कहना है कि इस चीज़ के बारे में बगल में और जो दूसरा ड्राइवर है उसके द्वारा उसको ऐसा चीज़ पता चल गई, तो उसके द्वारा बाद में क्या किया गया उसको नहीं पता, लेकिन वो आया था। तो कहने का मतलब एक प्लान्ड तरीके से नहीं था, क्योंकि वो वहाँ से आई थी एक ड्राइवर के बातचीत के कारण, यहाँ उसका कंडक्टर था, बाकी जो बाद में 1-2 ड्राइवर और कंडक्टर को पता चला। अब मैंने कहा कि लास्ट में बहुत बार जब ये कैश जमा करने गए, वहाँ पर जो कैश जमा करते हैं, तो कैशियर को भी इस बात का पता चल गया, जो भी इनकी बात हुई हो, तो उसके द्वारा भी एक कृत्य किया गया। तो देखा जाए तो एक तरह से प्लान्ड तरीके से ना होकर ये डिफरेंटली टाइम फ्रेम में था। जिन्होंने गिरफ्तार किया उन्होंने क्या कहा? ये आपका जवाब, हाँ। एक सवाल और जुड़ा हुआ है, क्या पुलिस चौकी में काफी पर्याप्त नफरी है कि वो आईएसबीटी की चेकिंग भी कर सकें और जो उधर का ट्रैफिक मैनेज भी कर सकें? कहीं इसमें चूक? हाँ, देखिए जैसा पहली बात तो ये गाड़ी वहाँ से 4:30 बजे चली थी और रात्रि में 10:30-11 बजे जैसा होता है रूटीन में आती है, सवारी खत्म करने के बाद ये पार्किंग में गाड़ियाँ अपने पीछे पार्क कर लेते हैं। और भी गाड़ियाँ वहाँ खड़ी थी, जैसे मैंने बताया कि ऋषिकेश डिपो की जो जाती वहाँ पर दिल्ली, वो भी बगल में खड़ी थी, इसीलिए हमने सस्पेक्ट के आधार पर उस गाड़ी को भी ले आए। तो गाड़ियाँ वहाँ खड़ी होती हैं रेगुलर, जब आती हैं और फिर सफाई जो उसकी होती है नॉर्मली वो उसकी रात्रि में करते हैं या जाने से पहले करते हैं। ये एक रूटीन का सिस्टम है बस अड्डे का, जो बस के अंदर का संचालन परिचालन से डेली का जुड़ा हुआ है।
सेकंड, आपने जो सवाल पूछा कि आईएसबीटी का फोर्स, और ये आईएसबीटी का क्षेत्र इस समय थाना क्षेत्र से भी देखा जाए तो जो उसका क्षेत्र है वो बड़ा है, और आईएसबीटी में पर्याप्त पुलिस बल जितना हमारे पास उपलब्धता रहती है उसके हिसाब से प्रोपोर्शन में पर्याप्त पुलिस बल है। सिर्फ आईएसबीटी की सुरक्षा अगर खाली करनी हो तो उसके लिए तो हमारे पास काफ़ी आदमी, लेकिन उसके अलावा 50 चीज़ें जो थाना क्षेत्र की होती हैं, जो चौकी क्षेत्र की होती हैं, उन चीज़ों को भी पुलिसकर्मियों को अटेंड करना पड़ता है, साथ ही साथ यातायात व्यवस्था को भी अटेंड करना पड़ता है। तो सिर्फ कहा जाए कि एक एक पोर्शन में एक एक जगह अगर 4-4 सिपाही लगा दी जाए तो मैं समझता हूँ कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन सिस्टम, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सारे कैमरे वर्किंग थे, पहली सूचना गार्ड द्वारा ही दी गई, तो मुझे लगता है कि सिस्टम ठीक था, तभी इस चीज़ों को वो नोटिस कर पाया, नहीं तो ये चीज़ें नोटिस नहीं होती और साक्ष्यों में हमें एविडेंस नहीं मिल पाता। सारे कैमरे वर्किंग मिले और अच्छे साक्ष्य मिले जो हमारे केस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलिस मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। घटना उनके परिसर में हुई है और इस प्रकार की घटना होना, वहाँ पे सुरक्षा एजेंसीज हैं उनकी, और उसके बावजूद अगर तो मैंने इसीलिए सर एक सवाल, हाँ। पुलिस हमेशा सत्यापन की बात करती है, लेकिन आपने कहा इतना हैवी ट्रैफिक आता है, हम जब कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों का सत्यापन कर लेते हैं, हम चारधाम यात्रा में हजारों लाखों लोगों का सत्यापन कर लेते हैं, तो ऐसे ड्राइवर जो इस प्रकार की घटनाओं को अमूमन अंजाम देते हैं, कोई नई चीज नहीं, पहले भी इस प्रकार की घटनाएं होती रही हैं, नहीं, तो इन लोगों को तो खिलाफ देखिए, कार्रवाई क्यों नहीं? जो सत्यापन होता है वो व्यक्ति का कहाँ रहता है, निवास करता है, उसका कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट है कि नहीं, किसका होता है, वह विकृत मानसिकता उसकी हो गई है या वो उसके दिमाग में आज कोई ऐसे थॉट आ गए हैं जिससे वो गलत काम करेगा, उसका सत्यापन तो नहीं हो पाता। हाँ, उसका कोई क्रिमिनल इतिहास है तो वो सत्यापन हो सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग के क्रिमिनल इतिहास है लेकिन जमानत पे बाहर हैं, तो ऐसा उनका फ्रीडम रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि आप जमानत पर कैसे बाहर घूम रहे हैं। सेकेंड चीज़, उसका सिर्फ एंटीसीडेंट एड्रेस वेरीफाई हो सकता है कि भाई वो यहाँ का निवासी है और यहाँ पर निवास करता है, इसके विरुद्ध कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। अगर मुकदमा दर्ज है, जमानत पर बाहर है, तो नेचुरल सी बात है वो भी घूमने के लिए स्वतंत्र है। थर्ड चीज़, मैंने पहले इसीलिए कहा कि ये विकृत मानसिकता के लोग ही कर सकते हैं, तो विकृत मानसिकता को वेरिफिकेशन के दौरान चेक करना, मुझे नहीं लगता वेरिफिकेशन तो डॉक्यूमेंट का किया जाता है, किसी व्यक्ति का चरित्र का वेरिफिकेशन हम नहीं करते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या हरकत कर सकता है भविष्य में। तो इसलिए थोड़ा सा इसीलिए मैंने इसको शब्द का इस्तेमाल किया, विकृत मानसिकता। ड्राइवर और कंडक्टर, तो टाइम बता दीजिए घटना का जो क्या है? घटना का एग्जैक्ट टाइम इसलिए नहीं है कि क्योंकि हमें तो बस आने का टाइम पता है, जैसे 10:30 11 बजे, ठीक है, और बच्ची का 1:30 बजे, करीब 1:30 से 1:45-2 बजे हमें सीसीटीवी फुटेज में शॉप पर बैठकर, वहां पर मैगी की शॉप है, जैसे दुकानदार ने बताया कि मैगी का ऑर्डर किया था और मैगी खा रहे थे, तो इस टाइम पीरियड इसके बीच का ही होगा नेचुरली। एक चीज बता दीजिए सर, जो आप 5 आरोपी बताए, पोक्सो की धारा, चूंकि बच्ची ने अपनी उम्र 16-17 साल बताई थी, तो उस हिसाब से उसमें पोक्सो की धारा भी लगी, काउंसलिंग की रिपोर्ट में भी उम्र आई है। अभी बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बताया कि थोड़ा सा मेंटली चैलेंज, जैसा परिवार वालों से बात हुई तो पता चला कि इस टाइप की है, तो बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, लेकिन उनसे भी हमने उम्र पूछ ली थी, उनके द्वारा भी ऐसी बताया गया कि 16-17 साल की इसकी उम्र है। तो एक बार पेरेंट्स आ जाते हैं, उनके साथ जो उनके मौजूद लोग हैं वहाँ से, उनको भी बुला लिया है, तो और ज़्यादा चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। सर सुरक्षा व्यवस्था को है 100%। ठीक है।